जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन हाजिर हूं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम 11 जनवरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे जुड़े स्टैटिक जीके को भी कवर करके चलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी सबसे पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से यह भी निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आपका एक सेकंड स्किप करना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपको वंचित रख सकता है। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा और वीडियो स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर आप लोगों को क्लास एंड में इंपॉर्टेंट लगती है और यूजफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में ई गवर्नेंस 2020-21 पर कौन से सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है: ए 15वें सम्मेलन, बी 22वें सम्मेलन, सी 24वें सम्मेलन और डी 32वें सम्मेलन। तो दोस्तों याद रखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों, तेलंगाना में आयोजित किए गए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय इंडियाज टेक डे, डिजिटल गवर्नेंस एंड अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है। दोस्तों याद रखिए, कहाँ यह आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में आयोजित किया गया। 2 दिन का था, 2 दिवसीय सम्मेलन था। इसका विषय क्या था, थीम क्या थी, तो यह भी याद रखें। थीम बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों: इंडिया टेक डे, डिजिटल गवर्नेंस एंड इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है। इस सम्मेलन का योजना प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। दोस्तों याद रखिए कि आयोजन होगा, यहाँ पर योजना नहीं होगा। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर आयोजन होगा। तो इस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इसका विषय आप याद रखें और आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में। याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के, तो यह लोग बहुत अच्छे से याद रखें इसको। आपके ऑप्शन है: ए पीएनबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और डी आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है। दोस्तों, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है। यह स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अन्य लाभों पर भी प्रकाश डालेगा। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं यानी स्वास्थ्य बीमा लेते हैं तो आपको टैक्सेस से बच जाते हैं, कुछ टैक्सेस की छूट मिल जाती है। और इसी को मतलब प्रकाश डाला है, इसी चीज को हाईलाइट किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। और यह अभियान चलाया है कि बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। मतलब इनका सीधा इंटेंशन यही है कि आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप टैक्स बचा सकते हैं। और यह अभियान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का है। याद रखें कौन सा? बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। नजर डालें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की तरफ, तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ प्रकाश चंद कांडपाल हैं और इसकी टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों। याद रखिए दोस्तों, टैगलाइन सुरक्षा और भरोसा दोनों, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। अभियान कौन सा है? तो बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने कुवैती तेल कार्यकारी हैतम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है: ए विश्व बैंक, बी यूनेस्को, सी संयुक्त राष्ट्र और डी ओपेक। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में ओपेक ने कुवैती तेल कार्यकारी हैतम अल घिस, नाम क्या है दोस्तों? हैतम अल घिस कहाँ के हैं? तो कुवैत के हैं। याद रखिए दोस्तों, घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, याद रखना है दोस्तों, ओपेक का फुल फॉर्म पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने हाल ही में
कुवैती तेल कार्यकारी हैतम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जारी है। वे कुवैत के ओपेक गवर्नर अल घिस मोहम्मद बरकिंडो की जगह अगस्त में पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों याद रखिए कि यह किसकी जगह आएंगे, तो मोहम्मद बरकिंडो की जगह आएंगे। और अब कौन होंगे गवर्नर मतलब महासचिव, तो मोहम्मद अलगिस। याद रखना है दोस्तों आपको, इनका हैथम अलगिस इनका पूरा नाम याद रखना है। यह किसकी जगह लेंगे, तो मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे और अगस्त में पदभार ग्रहण करेंगे। नजर डालें ओपेक की तरफ, तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी। याद रखिए दोस्तों, इराक के बगदाद शहर में इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में। और संस्थापक कौन थे, तो जुआन पाब्लो पेरेज अल्फोंजो और अब्दुल्ला तारिकी इसके संस्थापक थे। दोस्तों याद रखिए इसके वर्तमान महासचिव कौन है, तो मोहम्मद बारकिंडो। यह कब तक रहेंगे, अगस्त तक। अगस्त से कौन हो जाएंगे, हैतम अलगे से। याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है। आपके ऑप्शन है, ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी झारखंड। दोस्तों इस क्वेश्चन पर सबसे पहले तो ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपीज में, क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में मिलने ही वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी मध्य प्रदेश राज्य को सौंपी गई है। दोस्तों राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। दोस्तों याद रखिए खेलो इंडिया गेम होना है जो, यह 2023 के, इसके लिए किसने, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 215 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्री परिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की नीतिगत और सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्देश्य देश में युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, मध्य प्रदेश। याद रखिए। और बजट कितना है, तो 215 करोड़। याद रखिए यह भी। अब देखेंगे दोस्तों हम मध्य प्रदेश को, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की सीमाएं देखेंगे। तो यह एक तो पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है, मतलब इसकी किसी अंतरराष्ट्रीय देश से सीमा नहीं लगती, किसी सागर समुद्र से सीमा नहीं लगती। तो इसकी कुल लगती है 5 राज्यों से सीमा। भाई 5 राज्यों के नाम है, उत्तर प्रदेश, यहां से देखेंगे उत्तर प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, नीचे महाराष्ट्र, साइड में गुजरात, आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात को, और राजस्थान। यह गुजरात है, यह राजस्थान। आप ऐसे इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब नजर डालें मध्य प्रदेश से जुड़े स्टैटिक पर, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। दोस्तों पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। नदियां मध्य प्रदेश की प्रमुख, तो नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, कैन, आप याद रख सकते हैं दोस्तों। और भी बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, क्योंकि इसका एक उपनाम है नदियों का मायका। यहाँ पर बहुत छोटी बड़ी नदियों का उद्गम होता है, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको याद रखें। दोस्तों अब आगे हम देखें नदियों के बाद, तो वन एवं राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्नावा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव वन विहार और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए राज्यों में कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों अब मध्य प्रदेश में स्थित बांध देखें, तो गांधी सागर बांध भारत के चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। अब चंबल नदी के बांध कैसे याद रखते हैं, तो गजरा कोटा, गा से गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, कहाँ है, तो मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है। दोस्तों गांधी सागर के बाद जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और आपको याद रखना है तो कोटा बैरेज। याद रखना है दोस्तों यह चारों बांध किस पर, चंबल नदी पर हैं। और इनमें से मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो गांधी सागर। आगे देखें तो बाण सागर या बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। याद रखिए दोस्तों किस नदी पर है बाण सागर या बाण सागर, तो यह सोन नदी पर है। दोस्तों
और यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, आप यह भी याद रखें। साथ ही दोस्तों यह भी याद रखें कि सोन नदी मध्य भारत से निकलकर सीधे गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है, क्योंकि बाकी आप देख सकते हैं चाहे चंबल हो, छिप्रा हो, बेतवा हो, यह सब यमुना में मिलकर गंगा में मिलती हैं, लेकिन सोन मध्य प्रदेश से निकलकर सीधे आपको देखने मिलेगी कि बिहार में पटना के पास गंगा से मिलती है। आगे देखें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 प्रमुख बांधों में से एक बरगी बांध है। दोस्तों कल ही आपको नर्मदा नदी पर बने सबसे बड़े बांध सरदार सरोवर बांध के बारे में बताया था। वह कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है, याद रखें। नर्मदा नदी पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में कौन सा? तो बरगी बांध है, जो कि जबलपुर में स्थित है, याद रखें। और नर्मदा नदी पर बनाया गया पहला बांध है, यह भी आप याद रखें। देखते हैं दोस्तों आगे, तो बाड़ी तहसील रायसेन जिले में बारना नदी पर बारना बांध एक गुरुत्व बांध है। दोस्तों बरना नदी पर बारना बांध एक गुरुत्व बांध है, कहाँ पर है? रायसेन की बाड़ी तहसील में। दोस्तों अब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य राई है, आप याद रखिए। तथा उपनाम मध्य प्रदेश के देखें तो टाइगर स्टेट, सोया स्टेट और नदियों का मायका, यह 3 प्रमुख उपनाम है, याद रखना है। टाइगर स्टेट क्यों? क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सोया स्टेट क्योंकि यह सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और नदियों का मायका क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश में, लेकिन किसी समुद्र या सागर से सीमा ना होने के कारण यहाँ पर किसी भी नदी का वो मतलब किसी भी समुद्र में जाके नहीं मिलती है डायरेक्ट मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर, तो इसको नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से नदियों का सिर्फ उद्गम होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कौन से चरण को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए चरण फर्स्ट, बी चरण सेकंड, सी चरण थर्ड और डी चरण फोर्थ। तो दोस्तों याद रखिए, भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के चरण दूसरे को मंजूरी दे दी है, चरण सेकंड को मंजूरी दे दी है। दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के चरण सेकंड को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अनुमानित परिव्यय 12,031 करोड़ रुपए है। इस चरण के तहत 10,750 किलोमीटर की पारेषण लाइनों का निर्माण किया जाएगा और 27,500 MVA सब स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। दोस्तों याद रखिए, या ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का कौन सा चरण है? तो दूसरा चरण है, याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आईसीएमआर ने हाल किसके द्वारा विकसित SARC कोव-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने वाली परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है? दोस्तों याद रखिए, आपके ऑप्शन है ए टाटा, बी रिलायंस, सी अडानी और डी जॉनसन एंड जॉनसन। तो दोस्तों याद रखिए, आईसीएमआर ने टाटा द्वारा विकसित SARC कोव-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने वाली परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है। दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने हाल ही में टाटा द्वारा विकसित SARC-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने वाली परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है। इस किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है। दोस्तों याद रखिए, इस किट का निर्माण किसके द्वारा? तो टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है। दोस्तों इसको मंजूरी किसने दी है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मतलब आईसीएमआर द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। दोस्तों याद रखिए कि इसका नाम क्या दिया गया है किट का? तो ओमिश्योर नाम भी याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 8 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 10 जनवरी और डी 11 जनवरी। तो दोस्तों याद रखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब? तो 14 सितंबर, याद रखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका उद्देश्य मतलब हिंदी दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। तो दोस्तों याद रखिए कि इसका उद्देश्य क्या है? हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 को। अब आप यह याद रखिए कि 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले सुनिए कि पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 10 जनवरी 1975 को, नागपुर में आयोजित हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह
डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पहली बार 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। तब से लेकर आज तक हिंदी दिवस को वैश्विक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में विश्व के कई देशों में मनाया जाने लगा है। दोस्तों याद रखिए कि इसकी घोषणा कब की गई, तो 10 जनवरी 2006 को पहली बार मनाया गया। लेकिन 10 जनवरी को ही चूज क्यों किया गया, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला। तो याद रखिए दोस्तों, इसीलिए 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपयोग नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपके ऑप्शन है, ए उर्जित पटेल, बी रघुराम राजन, सी राघवेंद्र सुब्रमण्यम और डी मनमोहन सिंह। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? उर्जित पटेल को, याद रखिए। दोस्तों आरबीआई ने पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग चीन स्थित बंदोबस्तीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। उन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया था। उन्होंने दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों से गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। वे गवर्नर बनने से पहले केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर थे और उनके पास मौद्रिक नीति विभाग का प्रभाव था। दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है, ए निकोलस किडमैन, बी ऋतिक रोशन, सी ड्वेन जॉनसन और डी बिल स्मिथ। तो दोस्तों याद रखिए कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से बिल स्मिथ को नवाजा गया है, यानी बिल स्मिथ ने जीता है। दोस्तों जैन कैंपियन द्वारा निर्देशित द पावर ऑफ द डॉग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों निकोल किडमैन ने बीइंग द रिकॉर्ड्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, बिल स्मिथ ने किंग रिचर्ड के लिए बेस्ट एक्टर और जैन कैस्पियन और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। दोस्तों सक्सेशन बेस्ट ड्रामा सीरीज चुनी गई। दोस्तों याद रखिए सक्सेशन को बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, तो देखते हैं दोस्तों अवार्ड जीता है, किसने जीता है आपको यह याद रखना है। दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का जैन कैंपियन ने अवार्ड जीता है और बिल स्मिथ ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। किस अवार्ड शो में? दोस्तों याद रखना है द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में जीता है, द पावर ऑफ द डॉग के लिए जीता है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया है? आपके ऑप्शंस है, ए मिताली राज, बी झूलन गोस्वामी, सी हरमनप्रीत कौर और डी स्मृति मंधाना। तो दोस्तों याद रखिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने हाल ही में झूलन गोस्वामी को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया है। दोस्तों लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने हाल ही में झूलन गोस्वामी को एलएलसी की महिला आधिकारिक पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया है। एलएलसी ने लीग के लिए सभी महिला मैच आधिकारिक टीम की स्थापना की है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट सेवानिवृत्त क्रिकेटरों के लिए एक पेशेवर क्रिकेट लीग है। एलएलसी का उद्घाटन सत्र 20 जनवरी 2022 से ओमान के मस्कट में ओमान क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। लीजेंड्स लीग के क्रिकेट में एलएलसी 2022 में टीमें भारतीय महाराजा, एशियन लायंस और वर्ल्ड जायंट्स
यह 3 टीमें होंगी मुख्यतः। दोस्तों, वीडियो हमारी आज की यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको कंटेंट यूज़फुल लगा हो और यह क्लास क्वालिटी वाली लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।